बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमने इससे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसा कि हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो कि बेस ऑफ स्कल में मौजूद होता है और हाइपोथैलेमस के साथ अटैच हुआ होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक है एंटीरियर जिसको एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। मैंने न्यूरो हाइपोफिसिस का मकसद बताया था कि क्यों इसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये हाइपोथैलेमस के साथ ये नर्व ट्रैक्स के थ्रू जो होता है वो अटैच हुआ होता है, और जो भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में बनते हैं वो उनके थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आकर स्टोर होते हैं। और जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एंटीरियर हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। वो पोर्टल सिस्टम जो होता है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से वो वेसल्स के जरिए से, वो ब्लड के जरिए से आकर उसके अंदर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो कुछ इसकी हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी है जिसको आपने जस्ट एक नज़र गुजारनी है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट्स नर्वोजा, न्यूरल स्टॉक होती है और मीडियल एमिनेंस होती है। ठीक है, अब आपको ये 3 इंपॉर्टेंट नाम इसके याद रखने हैं। सेकंड हिस्टोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजी अगर देखें तो इसके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम पिट्यूसाइट्स कहते हैं। पिट्यूटरी से ही पिट्यूसाइट्स, और साथ साथ कुछ अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। पिट्यूसाइट्स क्या होते हैं? ये फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं। ओके। और ग्लाइल सेल से, जो न्यूरल ग्लाइल सेल्स होते हैं उससे ये ड्राइव होते हैं। और पिट्यूसाइट एक्ट एज ए स्पॉटिंग सेल, ये सिर्फ स्पॉटिंग सेल्स के तौर पे काम करते हैं, कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करते। ये बस आपने याद रखना कि स्पॉटिंग सेल्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं उनको कहते हैं पिट्यूसाइट्स, और कोई हार्मोन जो है वो ये सिक्रीट नहीं करते। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, कम फ्रॉम द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई of the hypothalamus. Other structure, posterior pituitary also has numerous blood vessels, hyaline bodies, neural glial cells and mast cells. यानी कि क्या क्या स्ट्रक्चर हो गए? इसके पिट्यूसाइट्स होते हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह शामिल होती हैं वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अच्छा, इसके दो हार्मोन है। एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच भी कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम ये आपने याद रखना है वैसोप्रेसिन। अक्सर क्वेश्चन में जो है वो वैसोप्रेसिन यूज किया जाता है, फिर जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो लिहाजा आपने दोनों बात याद रखनी है कि वैसोप्रेसिन या एडीएच ये एक ही हार्मोन के नाम है। सेकंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज कॉल्ड लव हार्मोन। अच्छा, अब इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से खुद हार्मोन बनाकर सीक्रेट नहीं करता, बल्कि हाइपोथैलेमस में ही इनकी फॉर्मेशन होती है इन दोनों हार्मोन्स की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की और ऑक्सीटोसिन की। और वहां से ये आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं, और ताकि जब आगे इनकी नीड हो और वो सीक्रेट कर देता है। ठीक है। Actually, the posterior pituitary does not secrete any hormone. ADH and oxytocin are synthesized in the hypothalamus. Hypothalamus से these hormones are transported to the posterior pituitary through the nerve fibers. ये देखें nerve fibers of the hypothalamo hypophyseal tract. इसी वजह से इसका नाम न्यूरो हाइपोफिसिस है। हो गया। In the posterior pituitary, these hormones are stored at a nerve ending. How whenever the impulses from hypothalamus reach the posterior pituitary, जब impulse hypothalamus से posterior pituitary में आती है, these hormones are released from the nerve ending into the circulation. ठीक है, वहां से फिर जो है वो सर्कुलेशन में वो स्क्रीट हो जाते हैं। दीज टू हार्मोन्स आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन न्यूरो हार्मोन्स वैसे कहते हैं क्योंकि ये हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू आ रहे होते हैं। कनेक्शन इसका हाइपोथैलेमस का होता है, और साथ में इम्पल्सिस जब आती हैं हाइपोथैलेमस उसके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो ये स्क्रीट होता है। इस वजह से न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, और इसी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। हाइपोफिसिस जो है वो टेक्निकल नेम है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोफाइसिन्स। न्यूरोफाइसिन्स आर द बाइंडिंग प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक एंड स्टोरेज ऑफ दीज हार्मोन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब क्या न्यूरोफाइसिन जो है वो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बाइंड करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेकर आती हैं वाया हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। ठीक है। न्यूरोफाइसिन 1 और ऑक्सीटोसिन न्यूरोफाइसिन इज द बाइंडिंग प्रोटीन फॉर ऑक्सीटोसिन, एंड न्यूरोफाइसिन 2 और एडीएच न्यूरोफाइसिन इज द बाइंडिंग प्रोटीन फॉर एडीएच। ठीक है, दो टाइप होती है न्यूरोफाइसिन की, एक होती है 1 और एक होती है
2। ये 1 जो होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन के लिए, और 2 होती है वो होती है एडीएच हार्मोन के लिए, ठीक है। एडीएच को जब ट्रेवल करना है हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो न्यूरोफाइसिस 2 के साथ अटैच होगा और वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। गुड। नाउ अब हम स्टडी करते हैं वन बाय वन दोनों हार्मोन्स। पहला हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। जब हम किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी इसको रिलेट करेंगे, तो लेकिन अभी आप इसको ध्यान से सुने तो आपको जो है उस वक्त मसला नहीं होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस। इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द स्मॉल क्वांटिटी। अब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस है डिफरेंट, उसके अंदर जो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वहां सर ये एडीएच सिक्रीट हो रहा है। From here, this hormone is transported to posterior pituitary through the nerve fiber hypothalamus hypophyseal tract by means of axonic flow। वही वाली बात जो पिछले पेजेस में उसने बात की कि ये क्या होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू आ रहा होता है और इसके लिए बाइंडिंग प्रोटीन होती है जिसको अभी हमने बात की है न्यूरोफाइसिस। ओके, अब हम बात करते हैं एडीएच की हाफ लाइफ की। ये एक तो पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि ये प्रोटीन इन नेचर है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है और इसकी हाफ लाइफ 18 टू 20 मिनट्स है। एक्शन, एंटी डायरेटिक हार्मोन की क्या काम है, क्या एक्शन करता है? इसके दो एक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 रिटेंशन ऑफ वाटर, नंबर 2 वेजो प्रेशर एक्शन। रिटेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या करता है? रिटेंशन मीन रिटेन करना, ठहरवाना। तो क्या होगा कि ये वाटर को रिटेन करवाएगा इन द किडनी। मेजर फंक्शन ऑफ एडीएच इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनीज, यानी कि एडीएच जो है वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है कि किडनी से ज्यादा वाटर जो है वो सिक्रीट ना हो, तो वो वहां से इसको रीअब्जॉर्ब करवा लेता है, किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा कर वापस ब्लड के अंदर रखवाता है, ठीक है। ताकि अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही हो बॉडी के अंदर तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है और किडनी में वाटर को रिटेन करवा के इसको रीअब्जॉर्ब करवाता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो सके। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट नीड द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव का क्या मतलब है कि इसके साथ कोई इसके फैसिलिटेटर भी है जो कि उसके साथ मिलकर रीअब्जॉर्ब करवा रहा होता है ऑफ द वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी। अब नेफ्रॉन के ये दो आप किडनी में भी देखेंगे कि नेफ्रॉन जो होता है ना उसके पार्ट्स होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है जो कि नेफ्रॉन का लास्ट टू पार्ट्स हैं ये, ठीक है। जैसे वो नेफ्रॉन के पार्ट हैं ग्लोमेरुलस, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और बोमेन कैप्सूल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है और कलेक्टिंग डक्ट्स है। इन कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट टू पार्ट में एडीएच एक्ट करता है और वहां से वाटर की फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। In the absence of ADH, the distal conjunctive tubule and collecting duct totally impermeable water। अगर ADH ना हो वहां से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। सिर्फ ADH की प्रेजेंस में वो परमिएबिलिटी वहां पर होती है और वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। सो रीअब्जॉर्प्शन वाटर डज नॉट ऑकर इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। जब वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में तो एडीएच रिलीज नहीं होता और वाटर वहां से रीअब्जॉर्ब नहीं होता और वाटर एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर वाटर की कमी हो रही है बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो एडीएच सिक्रीट होगा कि यूरिन में हम वाटर को सिक्रीट नहीं होने देना। तो वो क्या होता है, वो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्टल कन्वर्टिव वो कलेक्टिंग डक्ट की वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और जो डिहाइड्रेशन होता है उससे प्रिवेंट किया जाता है। दिस लीड टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, अब इस पैरा को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर छोटा सा क्लिनिकल पॉइंट आ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, एडीएच जब नहीं है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो टोटली इम्परमिएबल है वाटर, यानी कि वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। सो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट ऑकर इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। दिस कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज एंड द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड डायूरेसिस। द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो रहा है उसको डायूरेसिस कहते हैं। Mode of action on renal tubules, ADH increases water reabsorption in tubular epithelial membrane by regulating the water channel protein called aquaporins through V2 receptors। यानी कि एक्वापोरिन प्रोटीन होती हैं और V2 रिसेप्टर्स होते हैं, इनके थ्रू मिलकर, इनके साथ मिलकर जो है ADHR अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, एक इसका था ADH का काम रिटेंशन ऑफ वाटर, दूसरा काम था vasopressor action। Large amount ADH shows vasoconstrictor action
particularly causes constriction of the arteries in all parts of the body. Due to vasoconstriction, the blood pressure increases. ADH acts on blood vessel through V1A receptors. ठीक है, यानी कि क्या होगा कि एक इसका काम क्या है, एडीएच वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है. However, the amount of ADH required to cause the vasopressor effect is greater than the amount required to cause the antidiuretic effect. Okay. Now regulation of secretion. Regulation का क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर एक यू होता है, वो ये कि ADH secretion depends upon the volume of body fluids and the osmolarity of the बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, यानी कि एडीएस सिक्रीशन जो है वो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम है वाटर का और बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि अगर अंडर डिहाइड्रेशन हो रही है तो एडीएस सिक्रीट होगा और वाटर लेवल को नॉर्मल करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन को नॉर्मल करेगा. अगर एडीएस वाटर बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर तो एडीएस रिलीज नहीं होगा और वाटर को डिटेन नहीं करेगा, वाटर एक्सेसिव जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होगा. अच्छा, पोटेंट स्टिमुलेंट्स फॉर एडीएस सिक्रीशन. कौन सी चीजें हैं ये जो एडीएस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं? नंबर वन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि वाटर की कमी होगी, ठीक है. उसके बाद इंक्रीज इन ओस्मोलर कंसंट्रेशन इन द ईसीएफ. ओस्मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये कि ओस्मोलर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा एक तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ है, नंबर एक. नंबर दो, वॉल्यूम कम, एक तो वॉल्यूम कम होना है कि वाटर कम हो गया है और एरिया स्कीट होगा, वाटर को रिटेन करवाएगा. ओस्मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है कि कंसंट्रेटेड हो गया अंदर का जो ईसीएफ का जो सारा फ्लूइड है ना, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड, मतलब उसके अंदर जो आयंस हैं वो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं, वाटर कम और वो चीजें बढ़ गई, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड. ओस्मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और वॉल्यूम जो है या कम हो जाए, दोनों सूरतों में जो है ये एडीएस क्रिएट होता है. अच्छा, रोल ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स. ऑस्मो रिसेप्टर जो है आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पांस टू चेंज इन द ऑस्मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड. यानी कि ऑस्मो का ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर में रिसीव करने वाले ये सेंसर्स हैं बॉडी में, वेसल्स के अंदर. जब भी ब्लड की ऑस्मोलर कंसंट्रेशन कोई कम हो या ज्यादा हो, चेंज आए, तो ये एक्टिव होते हैं. These receptors are situated in the hypothalamus near supraoptic and paraventricular nuclei. When osmolar concentration of blood increases, the osmoreceptors are activated. In turn, the osmoreceptors stimulate the supraoptic and paraventricular nuclei, which send motor impulses to the posterior pituitary through the nerve fiber to cause the ADH. ADH causes reabsorption of water from the renal tubule. This increases ECF volume and restore the normal osmolarity. यानी क्या हुआ, क्या बात आई कि क्या हुआ कि ये रिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, सुपरा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में. जब ऑस्मोलर कंसंट्रेशन ब्लड की बढ़ जाती है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर वो पैगाम पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को स्क्रीट करवाए और एडीएच जो है वो फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करे, वाटर को रिटेन करे, क्योंकि यहाँ तो वॉल्यूम कम हो गया है या कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है ईसीएफ की. ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका एक हार्मोन, कौन से वाला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन. सो सेकंड हार्मोन जो है वो हमारे पास है ऑक्सीटोसिन. सेकंड हार्मोन क्या है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन सोर्स ऑफ सिक्रीशन. ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. अब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन आ रहा होता है, वो सुप्रा ऑप्टिक से आ रहा होता है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक से आ रहा होता है एडीएच और पैरावेंट्रिकुलर से मेजर अमाउंट में आ रहा होता है ऑक्सीटोसिन, और ये स्मॉल क्वांटिटी में सुपर ऑप्टिक से भी आ रहा होता है, ठीक है, इन स्मॉल को एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी. दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू आ रहे हैं. इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी द ऑक्सीटोसिन इज स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक. When suitable, stimuli reach the posterior pituitary from hypothalamus. Oxytocin is released into the blood. Oxytocin is secreted in both males and females. इसकी भी है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि अमीनो एसिड में क्या बनना है, इसकी हाफ लाइफ जो बहुत कम होती है, 6 मिनट्स, ओनली 6 मिनट्स. फीमेल्स के अंदर एक्शन देखते हैं इसका. इन फीमेल ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द मेमरी ग्लैंड्स एंड यूट्रस. एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के ऊपर क्या एक्शन करता है कि ऑक्सीटोसिन काजेस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड. इजेक्शन of the milk from the mammary gland. Ducts of the mammary glands are lined by myoepithelial cells. Oxytocin causes contraction of the myoepithelial cells and flow of milk from alveoli of a mammary gland to exterior through duct system and nipple.
The process by which the milk is ejected from alveoli of mammary gland is called the milk ejection reflex or milk let down reflex. It is one of the neuroendocrine reflex. अब हमने ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एक है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, एक नाम है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स. इनको कलेक्टिवली न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स ही एक ये टाइप है कि मिसाल एग्जांपल है कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स. अब हम इस मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स को देखते हैं. पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर हम उसके बाद उसको थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं. देखिए क्या हुआ, जैसे ही सकलिंग बाय बेबी होगा निपल की, सकलिंग बाय बेबी, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन निपल, निपल के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि स्टिमुलेट होंगे, वहां से सिग्नल जाएगा मदर के स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहाँ पर, ब्रेन में. ब्रेन में कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे. वहां से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा और ये आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होकर कहाँ पे आएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा कॉन्ट्रैक्शन निपल्स के मेमोरी ग्लैंड में, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स, वहाँ पे मायोएपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि मिल्क इंजेक्शन को पॉसिबल बनाया जा सके. ठीक है. अब ये सिंपल सी बात है कि टच रिसेप्टर मौजूद होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अराउंड द निपल. व्हेन इन्फेंट सकल्स मदर निपल द टच रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड, वहां से जो इम्पल्स जाएगी वो जाएगी पैरावेंट्रिकुलर सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से क्या होगा, इम्पल्सिस दोबारा वापस जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजिक ट्रैक्ट. एफरेंट इम्पल्सिस cause a release of oxytocin into the blood. When hormone reaches the mammary gland, it causes contraction of the myoepithelial cell in the mammary gland. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, मिल्क इजेक्शन होगा. As the reflex initiated by the nervous factor and completed by hormonal action, it is called a neuroendocrine reflex. मतलब क्या हुआ कि न्यूरॉन भी है इन्वॉल्व हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोथैलेमस और न्यूरो एंडोक्राइन, इसका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस, तो इसको कहेंगे. और एंडोक्राइन क्योंकि हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसको रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स. ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मतलब ये आपने ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है. ठीक है. क्योंकि जिस तरह मिल्क इंजेक्शन सकलिंग होगी, यहाँ पर टच रिसेप्टर जो स्टिमुलेट होंगे वो और ज्यादा पीछे से ऑक्सीटोसिन की मिकदार को इंक्रीज करवाएंगे. ठीक है. व्हेन इनिशियल स्टिमुलस amplifies the final result, this is called positive feedback mechanism. नाउ एक्शन ऑन यूट्रस. अब एक हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन के जो एक्शन है एक मेमोरी ग्लैंड पे, इसके अलावा इसके और बहुत सारे काम हैं. इसके अब हम एक्शन देखते हैं यूट्रस के ऊपर. यूट्रस के ऊपर क्या एक्शन करता है, एक्शन ऑन द प्रेग्नेंट यूट्रस आल्सो नॉन प्रेग्नेंट. प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर भी एक्शन इसका है और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर भी है. प्रेग्नेंट यूट्रस में इसका है डिलीवरी करवाता है, लेबर में इसका रोल है. Throughout the period of pregnancy, oxytocin secretion is inhibited by estrogen and progesterone. जब हम ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का एक्शन पढ़ेंगे और किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे भी बहुत आसानी होगी. अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल कम रहता है. जब प्रेगनेंसी का टाइम एंड हो जाता है, द सिक्रीशन ऑफ दीज टू हार्मोन सडनली डिक्रीजेस एंड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस. फिर क्या करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, फिर ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है फॉर द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी के लिए. During the later stage of pregnancy, the number of receptor oxytocin increase in the wall of the uterus. बहुत receptor ज्यादा हो जाते हैं कि अब ऑक्सीटोसिन ने आना है और ऑक्सीटोसिन उसको अटैच होकर उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है. तो क्या होता है, सिक्रीशन लेबर के दौरान बहुत ज्यादा हो जाती है. क्या होता है, एट द ऑनसेट ऑफ लेबर द सर्विक्स डायलेट्स एंड द फीटस डिसेंड थ्रू द बर्थ canal. During the movement of the fetus through cervix, the receptor on the cervix are stimulated and start discharging large amount of impulses. These impulses are carried the paraventricular and supraoptic nucleus of the hypothalamus by the somatic efferent nerve fibers. ठीक है. efferent nerve fiber जो है उसको करते हैं. Now the two hypothalamic nuclei secrete large amount of oxytocin, जो कि फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, ताकि बॉडी को बेबी को जो है वो एक्सपेल किया जा सके. Throughout labor, large quantity of oxytocin is released by means of positive feedback mechanism. Large amount of ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा था जो कि पॉजिटिव. अब आपने ये याद रखना है, एक तो एग्जांपल आपने देख ली, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या इजेक्शन ऑफ मिल्क इज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है, और
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर, ये भी पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल है कि जब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है और बेबी आगे मूव कर रहा है, वो रिसेप्टर को टच करी जा रहा है, उस वो मजीद उसको पॉजिटिवली कह रही है कि बैक साइड से दोबारा से हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन लार्ज अमाउंट में आता जाए ताकर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बार बार होती रहे और कंटिन्यू रहे। The contraction of the uterus during labor is also a neuroendocrine reflex. Oxytocin also stimulates the release of prostaglandin in the placenta. Prostaglandin intensify the uterus contraction induced by oxytocin. ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, एक एक्शन हमने पढ़ा मेमोरी ग्लैंड पे, एक एक्शन पढ़ा हमने प्रेग्नेंट यूट्रस पे। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर क्या होता है कि द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अप टू द फैलोपियन ट्यूब by producing the uterine contraction during sexual intercourse. During the sexual intercourse, the receptors in the vagina are stimulated. Vaginal receptors generate the impulses which are stimulated by somatic afferent nerve to the paraventricular supranucleus of the hypothalamus. These two nucleus stimulate the oxytocin into the blood. While reaching the female genital tract, the hormone causes antiperistaltic contraction. यानी कि अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी कि टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको भी न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस और टू ऑक्सीटोसिन इज एक्सेलरेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज बाय प्रोजेस्टेरोन। अब ये हमने तीनों फंक्शन जो पढ़े ऑक्सीटोसिन के, तीनों फंक्शन जो थे वो फीमेल्स में थे, एक मेमोरी ग्लैंड में, एक प्रेग्नेंट यूट्रस और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में, ठीक है। प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या है, बेबी को एक्सपेल कराने के लिए ड्यूरिंग लेबर उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या था कि मेनली इसका आपने एक याद रखना कि स्पर्म की मूवमेंट करवाता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पर्म की अपवर्ड मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द यूट्रस और टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। मेल्स के अंदर क्या एक्शन है, मेल द रिलीज ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा बाय काजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पार्टिकुलरली वास डेफरेंस। इसका भी क्या है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इजैकुलेशन के दौरान होता है, ठीक है। और क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल होता है यूरेथ्रा के और वास डेफरेंस में। मोड ऑफ एक्शन क्या है ऑक्सीटोसिन का, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस बाय एक्टिविटी जी प्रोटीन कपल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। ये क्या है, इसका एक्शन आ गया जी प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कैसे एक्ट करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स हैं, नंबर 1 एडीएच, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। एडीएच का एक्शन पढ़ा हमने रिटेंशन ऑफ वाटर और वैसोप्रेसर एक्शन के, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स करवाता है। और फिर ऑक्सीटोसिन का एक्शन पढ़ा हमने मेल और फीमेल में क्या मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है, मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। और उसके बाद नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर पढ़ा कि वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म करवाने में एंटी पेरिस्टाल्टिक जो है वो मूवमेंट होती है। और प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर लेबर के दौरान में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस होती है टू एक्सपेल द बेबी। मेल्स के अंदर क्या हुआ कि ये इजैकुलेशन के दौरान में, स्पर्म इजैकुलेशन के दौरान में ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल यूरिथ्रा में करवाता है और खास तौर पे वास डेफरेंस, ठीक है। और एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो जी प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो ऑक्सीटोसिन अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इधर तक ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की पैथोलॉजी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की पैथोलॉजी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।